18वीं शताब्दी के मध्य भारत की स्थितियों का अगर राजनीतिक अध्ययन किया जाए तो जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास में मुगलों का एक युग समाप्त प्राय सा हो गया। औरंगजेब के शासनकाल तक मुगलों की केंद्रीय सत्ता संबल रही, जिससे सार्वभौम सत्ता के शक्तिशाली रहते किसी भी क्षेत्रीय शक्ति या प्रांतीय सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास नहीं किया। परंतु 1707 के बाद स्थितियों में परिवर्तन हुआ। मुगलों की सत्ता पतोन्मुख हुई और मुगलों का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय नाम मात्र का शासक 1858 तक सम्राट रहा। परंतु मुगलों की वास्तविक सत्ता तो 1757 के आसपास ही समाप्त हो चुकी थी। केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता के अभाव में विभिन्न विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों ने केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की और औरंगजेब के पश्चात 50 वर्ष के बाद ही एक के बाद एक 8 बादशाहों ने राज्य किया। परंतु वे लंबे समय तक अपनी शासन व्यवस्था से मुगल साम्राज्य को संगठित व शक्तिशाली नहीं कर पाए। देश में फैली राजनीतिक अव्यवस्थाओं का फायदा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने पूरा किया और मुगलों को इसके साथ मराठों का भी खतरा था। इसका प्रभाव ये रहा कि धीरे धीरे मुगलों के केंद्रीय नियंत्रण से अलग अलग छोटे छोटे राज्य जो थे वे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी और भारत में 1700 से 1750 के मध्य छोटे छोटे राज्य, जिसे हम नवीन राज्य भी कह सकते हैं, इनका उत्थान हुआ। इससे पहले ये सूबे थे मुगलों के अधीन सूबे थे, परंतु राजनीतिक अव्यवस्थाओं के कारण मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर के पूरे भारत में हैदराबाद, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता, मैसूर, कर्नाटक, अवध, पंजाब, सिंध, राजपूताना आदि क्षेत्रों में मुगलों के अधीन रहने वाले सूबों ने स्वयं को स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में छोटे छोटे राज्यों में स्वयं को स्वतंत्र किया। अगर 18वीं सदी के मुगल साम्राज्य की शिथिलता से राजनीतिक शून्य की स्थिति बन चुकी थी, मुगल सूबेदारों एवं प्रादेशिक सरदारों की अर्ध स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र राज्य बनाने की महत्वाकांक्षाएं जो थी, उसमें शुरुआत बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर से हुई। मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों और किसानों के जो विद्रोह हुए और उन्होंने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पर मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के बाद 2 प्रकार के स्वतंत्र राज्य बने। पहला जो था वो था कि वे मुगल सूबेदार या प्रादेशिक सरदार जो मुगलों के राजनीतिक अव्यवस्था की वजह से स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, उसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर थे। दूसरी तरफ मुगल शासन के विरुद्ध
स्थानीय सरदारों, जमींदारों एवं किसानों का जो विद्रोह हुआ और उन क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की मांग उठी, उसमें मराठा, अफगान, पंजाब और जाट मुख्य रूप से थे। और सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि अयोग्य उत्तराधिकारियों के अभाव की वजह से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मुगलों का जो प्रभाव था वो शून्य हो चुका था। इसका परिणाम ये हुआ कि मुगलों के नियंत्रण में जो सूबे थे, जो प्रादेशिक क्षेत्र थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। अगर हम सबसे पहले बात करें मुगलों का सूबा हैदराबाद, हैदराबाद के आसफ जाही वंश का प्रवर्तक चिनकिलिज खां, जिसे निजामुल मुल्क कहा जाता था, एक अमीर था। दक्कन में स्वतंत्र राज्य की पहली बार कोशिश करने वाला जुल्फिकार खां था, जो 1708 में 1713 में जुल्फिकार खां के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का नया वायसराय बना। 1715 में सैयद हुसैन अली को दक्कन का नया वायसराय बनाया गया और हुसैन अली की मृत्यु के बाद पुनः चिनकिलिज खां को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। अर्थात दक्षिणी भारत के सूबों में सबसे महत्वपूर्ण सूबा जो था वो हैदराबाद था। और हैदराबाद के शासकों ने औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही 1708 में ही स्वयं को मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। और इसमें मुख्य था शकूरखेड़ा का युद्ध, जो अक्टूबर 1724 में लड़ा गया। कहीं जगह इसे शक्करखेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है, शकूरखेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने मुवारिज खां को दक्कन का वायसराय बनाया और आदेश दिया कि वह चिनकिलिज खां अर्थात निजामुल मुल्क को जीवित अथवा मृत सम्राट के सम्मुख उपस्थित करें। परंतु सुकरखेड़ा का जो युद्ध जो था वो मुवारिज खां और निजामुल मुल्क अर्थात चिनकिलिज खां के बीच लड़ा गया और इसमें मुबारिक खां मारा गया एवं निजाम दक्कन का स्वामी बन गया। यहाँ से शक्करखेड़ा या शकूरखेड़ा के युद्ध के बाद हैदराबाद क्षेत्र में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह ये हुआ कि मुगल समर्थक सेनापति इस युद्ध में मारा जाता है और इसका फायदा प्रादेशिक अमीर निजामुल मुल्क अर्थात चिनकिलिज खां को मिलता है। वह मुगलों की सेनाओं को पराजित करने के बाद स्वयं को अपने क्षेत्र में शक्तिशाली बनाता है। शकूरखेड़ा के युद्ध का जो परिणाम निकला, सम्राट अर्थात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने विवश होकर निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया और उसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार निजामुल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि प्रदान करने के बाद और वायसराय मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद 1724 में चिनकिलिज खां अर्थात निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को मुगलों के केंद्रीय नियंत्रण से स्वतंत्र करते हुए हैदराबाद के आसफ जाही वंश का प्रवर्तक स्थापित किया और खुद को हैदराबाद का स्वतंत्र शासक नियुक्त किया। ये शुरुआत थी कि किस तरीके से पहली बार मुगलों के नियंत्रण से सुदूर क्षेत्रों में अर्थात दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में कोई राज्य स्वतंत्र हुआ। अब हम बात करेंगे अवध। मध्य भारत के अवध क्षेत्र के बारे में मुगल सत्ता की पतोन्मुख स्थिति से लाभ उठाकर
अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला सआदत खां, जिसे बुरहान मुल्क भी कहा जाता है, वह ईरानी था जो 1708 से 1709 में फारस से पटना आया और यहाँ पर उसने रहते हुए ईरानी होने के कारण उसे एक अच्छा काम मिला और वह 1722 में अवध का सूबेदार बन गया। अवध राज्य के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने की। अवध के स्वतंत्र राज्य के निर्माण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। अवध में नया राजस्व बंदोबस्त करने वाला नवाब भी सआदत खां था। अबुल मंसूर और सफदर जंग मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के फरमान से अवध का नवाब नियुक्त हुआ, परंतु सफदर जंग ने अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच लड़े गए युद्ध में मुगलों का साथ दिया था। अब सफदरगंज ने मुगलों का साथ दिया तो इसका सर्वोच्च पद पर एक हिंदू नवाब राय राजा हुआ करता था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसे जिसे अली गोहार कहा जाता है, को उत्तराधिकार के युद्ध के समय में अपने यहाँ अर्थात लखनऊ में उसे शरण दी थी और पानीपत के तीसरे युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और बक्सर के युद्ध 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाबों के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम का साथ दिया, परंतु अवध के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद पश्चिमी बंगाल प्रांत पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ और इस युद्ध के बाद शुजाउद्दौला को मार दिया गया और अवध की जो स्वतंत्रता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। परंतु यहाँ पर यह जानना आवश्यक है, बनारस की संधि क्या थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में नवाब और मुगल सम्राट का साथ देने के कारण लंबे समय तक अवध पर अंग्रेजों का आक्रमण होता रहा और बाद में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के साथ जो समझौता किया 1773 में, यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच हुई, जिसे बनारस की संधि कहा जाता है। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले थे वो अंग्रेजों द्वारा अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए और अवध के नवाब को अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता करना पड़ा। इसके बाद फैजाबाद की संधि, बनारस की संधि के 2 वर्ष बाद ही फैजाबाद की संधि हुई 1775 में। बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित होने के लिए 1775 में फैजाबाद की संधि मुख्य थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी तथा यहीं से अवध राज्य की स्वतंत्रता अंग्रेजों के अधीन आ चुकी थी। आसफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि करने वाला अवध का नवाब सआदत अली खां था। 1801 में यह पुनः संधि की गई, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय में। इससे पहले की जो संधियाँ थी वो बनारस की संधि थी, फैजाबाद की संधि थी। गाजीउद्दीन हैदर अली खां को वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1815 में बादशाह की उपाधि प्रदान की और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जो 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर
लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। सआदत खां के द्वारा स्थापित किया गया अवध स्वतंत्र राज्य 1712 से लेकर लॉर्ड वेलेस्ली के 1854 तक यह राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। इसका परिणाम क्या रहा? अगर हम मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के बाद अलग अलग समय में जो परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का जो प्रभाव देखा गया वो ये रहा कि समय समय पर मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के बाद जो क्षेत्र स्वतंत्र हुए उन क्षेत्रों में अंग्रेजी नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित हो रहा था। मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने में सुदूर पूर्व प्रादेशिक शक्तियों के अलावा अगर मध्य भारत की बात करें तो अवध और इसी के साथ एक नया वर्ग मुगलों के शासन व्यवस्था से उनके विरोधी होने वाले उत्तर भारत के जाट, सिख, राजपूताना और अफगान शासक उनके विरोधी हो चुके थे। दक्षिण में अगर हम बात करें मुगलों की नीतियों के विरुद्ध में मराठा उनके विरोधी हो चुके थे, जिनके साथ मुगलों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। उत्तर भारत में मुगलों के पतनमुख समय में सिख, जाट, राजपूत वर्ग व अफगान शासकों के जो संघर्ष हुए उन संघर्षों की वजह से मुगलों का पतन प्रारंभ हुआ और उसमें एक जो जाति थी जिसका महत्वपूर्ण योगदान था वो थे जाट। जाट मुख्य रूप से दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के इलाकों में रहने वाले खेती करने वाले लोग थे। सर्वप्रथम मथुरा के आसपास 1669 में गोकुल नाम के किसानों ने विद्रोह किया। फिर ये सब 1688 में जमींदार राजाराम के नेतृत्व में संगठित हुए और इन्होंने विद्रोह किया। चुंडामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली। बाद में बदन सिंह ने राज्य को सुदृढ़ किया। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई थी और जाटों का उत्थान करने वाला जाट शासक सूरजमल जाट अपने समय के महत्वपूर्ण जाट शासक थे और इन्होंने लंबे समय तक मुगलों की धार्मिक और राजनीतिक नीतियों का विरोध प्रारंभ किया। भरतपुर के आसपास का क्षेत्र होने के कारण, आगरा के आसपास का क्षेत्र होने के कारण मुगलों के साथ इनका निरंतर संघर्ष चलता रहा। लोहागढ़ का जो किला जो भरतपुर में बनाया गया है, लोहागढ़ के किले का निर्माण 1733 में जाट महाराजा सूरजमल ने करवाया। लोहागढ़ के किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग को अंग्रेज, मुगल, मराठा एवं राजपूत कोई भी व्यक्ति जीत नहीं पाया था और इस दुर्ग पर लगा हुआ अष्टधातु का जो दरवाजा है, इस दरवाजे को जाट महाराजा जवाहर सिंह द्वारा लगवाया गया था। और ये अष्टधातु का जो दरवाजा है इसका एक अलग ही इतिहास था। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इसका वजन 20 टन था। मूल रूप से यह दरवाजा चित्तौड़गढ़ के किले में लगा हुआ था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के बाद इस दरवाजे को चित्तौड़ से उखाड़कर दिल्ली के लाल किले में लगा दिया गया और सन 1765 में भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के शासक नजीमुद्दौला को जो पराजित किया तो वो उस दरवाजे को उखाड़कर भरतपुर ले आए थे। महाराजा सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने जाट राजा बदन सिंह को राजा की उपाधि दी जो बाद में महेंद्र राज कहलाया। 1805 ईस्वी में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया। ये उस समय की बात है जब सहायक संधियों के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो रहा था और उस समय में धीरे धीरे भारतीय राज्य जो थे वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ रहे थे। उसी क्रम में अवध के ऊपर ब्रिटिश नियंत्रण, जाट क्षेत्र भरतपुर राजधानी इनकी, उसके ऊपर ब्रिटिश नियंत्रण। ये जो परंपराएं थी कि
मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के बाद ये क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में है और इन्हें अंग्रेजों की सहायक संधि के द्वारा अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन्हें अंग्रेजों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ी।